नमस्ते प्रिय साथियों। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी अग्नि समाधि। बहुत ही सुंदर कहानी है। प्लीज कहानी को पूरा जरूर सुनिए। कहानी का नायक है पयाग। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का असर उल्टा हुआ था। उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पड़ गया, जिसका फल ये हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। एक बरगद के वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं। भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। चिलम भरना पयाग का काम था। पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विहल हो उठता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती तो पयाग को बहुत क्रोध आता था। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता था। जब वो घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वो जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपए और कुछ आने उसे वेतन मिलता था। एक वर्दी और साफा मुफ्त। उसका काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना और लकड़ी चीरना। पयाग को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खून के घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके आंसू पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने मिलते थे, जो उस समय कम नहीं थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर ही रौब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पयाग कभी आरी चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख और परिश्रमी आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर विनम्र इतना कि किसी काम के लिए कभी किसी को ना नहीं करता। किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ पड़ता। इसीलिए उसका गांव में मान सम्मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट ना हुआ। 2 जून की तो बात ही क्या, जब महतों को ये रिद्धि न प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थी, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब ये समस्या दिन पर दिन विषम होती जा रही थी। उस पर और अधिक विपत्ति ये थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण उतनी सेवाशील और उतनी तत्पर ना रही। एक दिन रुक्मिन बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी जूती। तुम रहते ही हो तो कौन सा सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़कर काम करती हूँ, तब भी काम करूंगी। अच्छा, तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ, कह तो दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं, और मैं 4 पैसे मांगता हूं तो यूं जवाब देती है। रुक्मिन तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता? पयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए।
तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाए। जब दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मिन को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर ना मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई, रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें ना लगी। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो बाबा नहीं बन गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक्क से हो गया। वो एक पल के लिए हतप्रभ सी खड़ी रही, तब आगे बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छंट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जा रही थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा कर लेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। पयाग ने तिरछी नजरों से देखकर कहा, हट पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूं। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वही पुरानी है। ला, कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही ना पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या ना हो, ये मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 महीने तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़ी। रुक्मिन अपनी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हाथ में दे देती और आधे में घर का काम चलाती। वो सौत को कोई काम ना करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है, तो अभी कल की बहुरिया, 2-4 महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो हूं ही काम करने के लिए। गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होने लगा, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न हो रहा था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी ऊबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिख पुतवाने पर लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह्य हो गई थी। वो दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। और रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की कुंडी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल और किसी ने कुछ। नई बहू की आव भगत कौन नहीं करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इसी कमी को पूरा कर सकती है। वो यहां से घर लौटी
तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात से ही चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। तभी रुक्मिन ने कहा, मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों नहीं देंगे? कुछ बेगार करती हूं। तू नहीं मानेगी? तुम्हारी लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। ये तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू भारू रोटी पानी पीसना कूटना ये सब कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए। मुझसे अब सारा काम नहीं होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने इस पर आपत्ति जताई। ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूं? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गई। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। ये गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ खरीदा और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी। फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर ये सामान देखे तो उसकी आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु नसीब न हुई थी। वो बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वो बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिली। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले? कुछ बचे हों तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज मालामाल कर दिया। रुक्मिन तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। सिलिया ने कहा, मुझे गाड़ कर थोड़े ही रखना है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? पयाग बोला, अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ताकर बाजार की राह लेती। वहां से लौटकर भी वो बेकार नहीं बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोरकर उपले पाथती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती।
पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाई ना हिल रही थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहाकर जाऊंगी बाजार। घास द्वार पर ही रखकर वो तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसियों के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो उसे घास थोड़ी कम मालूम हुई। रुक्मिन से पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देना शुरू की। जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूटे। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है, इतने जल्दी सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती है। ये सारे कारणों से उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को भला बुरा कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास ना हुई, सोना हुआ। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव घर का ही, बाहर का कोई चोर तो नहीं आया। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों ही को तो दी। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगाऊं, थक कर चूर हो गया हूं। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। पयाग ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती है? कहीं गमी तो नहीं हो गई? पीहर से कोई आदमी तो नहीं आया? सिलिया ने कहा, अब इस घर में मेरा रहना ना होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, हुआ क्या? गांव में किसी ने गाली दी है? किसने गाली दी है? घर फूंक दूं उसका, चालान करवा दूं? सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। वो कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी। वो अभी घड़ा भी न रख पाई कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वो मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था। यहाँ तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, बाहर रे तेरा दीदी, बाहर है तेरी जवान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे की, डाइन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान न थकी। बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता, पर रुक्मिन को अब शायद चोट न लगती थी। वो जगह से हिल भी ना रही। सिर के बाल खोले जमीन पर बैठे इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से धधक रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिन उठकर एक और निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते देखा पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था। उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मड़ैया डाल लेता और रात को खा पीकर
आग, चिलम और तंबाकू चरस लिए हुए इसी मड़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात रुक्मिन की राह देखी। फिर ये समझकर कि शायद किसी पड़ोसिन के घर सो रही होगी, उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले। अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे ना जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ धांस ना मरी हो तो कल आफत आ जाए। सिलिया बोली, ना जाने वो आएगी या नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो? डर किस बात का है? फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से कुंडी बंद कर ली। पयाग हार की ओर चला। चरस की तरंग में ये भजन गाता जाता था। अचानक सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक पल में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां? अरे ये कौन आग जला रहा है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों ओर एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को और सारे खेत को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओ, लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। अब विलंब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़ैया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेतों में से होकर भागा जा रहा था। हर पल ज्वाला प्रचंड होती जा रही थी और पयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा ना सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर नहीं पड़ते। उसकी आंखें मड़ैया पर लगी हुई थी। दाहिने बाएं से और कुछ ना सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे। न दम फूल रहा था, न पांव थक रहे। 3-4 फलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़ैया के पास जा पहुंचा। मड़ैया के आसपास कोई नहीं था। किसने ये काम किया, ये सोचने का मौका नहीं था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग को संदेह हुआ रुक्मिन पर ये क्रोध का समय नहीं था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्टा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिनी ओर लपकती, कभी बाईं ओर। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची, अब पहुंची। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का मौका न था, वो तो मूर्खता होती। फिर क्या करें? फसल जल गई तो फिर वो किसी को मुंह न दिखाएगा। ओ, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, गंवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक नहीं था। एक बार एक मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर पड़ा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था, वो न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी
और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। पयाग ये जानता था और हवा की चाल से उड़ा चला जा रहा था। 4 फलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे की ओर हो गया और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। 1 फरलांग तो निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वो दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, 2 फरलांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश! लाठी का कुंदा निकल गया। मड़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। प्रयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वो किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वो मड़ैया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। वो अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं है। वो उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पांव लड़खड़ाए। अब ये क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के पेड़ के नीचे से दौड़ती हुई पयाग के पास पहुंची। ये रुक्मिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डोडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध भी न थी कि मड़ैया के बाहर निकल आए। वो मड़ैया को लिए हुए गिर पड़ी। इसके बाद कुछ देर तक मड़ैया हिलती रही। रुक्मिन हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर के बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिन की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह को ढक लिया और रोने लगा। सुबह गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वो नहीं बचा। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी वो शोक की अग्नि ने पूरी कर दी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो कैसी लगी आप सभी को मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियां लाती रहूंगी। धन्यवाद।